दोस्तों, अमेरिका ने पहले कहा था मे बी और मे नॉट बी, लेकिन अब अमेरिका ने हमला कर दिया है और इसी का समर्थन नेतन्याहू कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं कि ईरान पर हमला किया, उसके 3 साइट्स को तबाह कर दिया है और इसके बदले में अब ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो संघर्ष की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में ही रहेगी या इसमें बाकी देशों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा? क्योंकि यहां नेटो देश की चर्चा कर लेना भी बहुत जरूरी है। नेटो देशों का रुख क्या होगा, जो अक्सर अमेरिका के साथ ही नजर आते हैं, अब उनका रुख क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेना भी जरूरी है। लेकिन पहले आपको बता देते हैं नेटो देश कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर 32 नेटो देश हैं और इनके प्रमुख देशों की बात हम कर रहे हैं। बेल्जियम, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कनाडा, चेक गणराज्य ये इसका हिस्सा है। डेनमार्क नेटो देश का हिस्सा है। एस्टोनिया नेटो देश का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ इटली भी हिस्सा है और तुर्की भी हिस्सा है नेटो देश का। तो ये सवाल है कि क्या ये जो तमाम देश हैं ये अब अमेरिका के साथ युद्ध करेंगे? क्या नेटो के विरुद्ध ईरान की तरफ से कुछ किया जाएगा? और क्या ये 32 के 32 जो देश हैं वो अब इस युद्ध में कूद जाएंगे? क्या इस युद्ध में उनकी एंट्री हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नेटो कूदता है तो फिर आप समझिए कि युद्ध और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की ये भी इस नेटो देश के हिस्सा हैं। स्वीडन इस नेटो देश के हिस्सा हैं। स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया ये भी नेटो देश का हिस्सा है। कुल मिलाकर 32 देश हैं, जिसमें ग्रीस, जर्मनी का नाम भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या नेटो देशों का रुख होने वाला है? ईरान के पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस में क्या इन देशों के साथ भी कुछ हो सकता है? क्या ये देश भी डायरेक्ट फाइट में कूद सकते हैं? क्योंकि रुख जो नेटो का रहता है वो अमेरिका जैसा ही रहता है। जो अमेरिका करता है वही नेटो देश भी करते हैं। अब नेटो देश के पास क्या है या नेटो देश क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये कूदते हैं युद्ध में तो फिर इस युद्ध का स्वरूप क्या होगा? मिडिल ईस्ट में जो तबाही मची हुई है उसका क्या होगा? ईरान का क्या होगा? इजरायल का क्या होगा? इस युद्ध का क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। 3 देशों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ क्या बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा? तो नेटो देशों की अगर बात करें कुलकर्णी सर, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? 32 देश हैं और इनका रुख क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ईरान क्या इधर कोई छेड़छाड़ी करेगा या उसके बिना छेड़खानी किए ही ये 32 के 32 इन्वॉल्व होंगे? देखिएगा, नाटो के जो 32 देशों का एक जो संधि है उसमें एक बेसिक आर्टिकल है कि अगर उसके किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो नाटो उसके बरखिलाफ कार्रवाई करेगा। अब सवाल यह है, ईरान ने बार बार कहा है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा, पर वो कल तक कहा था। आज 4:30 बजे तो बिल्कुल ही स्थिति बदली हो गई है। अब अमेरिका ने हमला करके ईरान के ऊपर, अब ईरान क्या करता है और किस प्रकार से क्या बाकी के नाटो सदस्यों को अमेरिका उकसाता है कि आप भी उनके ऊपर हमला करें, मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में और अभी तक कि नाटो के बाकी सदस्य में सिर्फ 2 ही ऐसे सदस्य हैं, यूएसए और यूके, जो ईरान को अपने जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बार बार जिस प्रकार से ईरान कह रहा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और वो जो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल को लेकर के जिस प्रकार से ईरान के अंदर कबर डाल करके, कफन डाल करके जो प्रोसेशन, जो लाखों लोग रास्ते के ऊपर निकले हैं, ये सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ईरान के पास ज्यादा कुछ रहा नहीं अदर देन द मिसाइल्स और उसके पास ड्रोन। और ऐसे हालत में अब ईरान एक पुरानी सभ्यता होने के नाते इतनी आसानी से तो सरेंडर नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ऐना-काना जरूर करेगा। मुझे लगता है अगले 24-48 घंटे के अंदर साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या ईरान लड़ने की काबिलियत रखता है या ईरान अपने आप को बाकी देशों की मदद से, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, कहीं ना कहीं ऑनरेबल एग्जिट, जिससे कि कम से कम ये भी ना लगे ईरान को कि हम हार गए और ये भी ना लगे कि उनका जो जिस मकसद से आयतुल्लाह ने रेवोल्यूशन ला करके ईरान में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो तो अब नहीं कर लेकिन क्या इस सिचुएशन से निकलना अब ईरान के लिए भी आसान होगा? अमेरिका ने अटैक किया और उस अटैक के बाद जिस तरीके से ईरान का रुख है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है दत्ता सर कि वो कुछ कर सकता है। अब अमेरिका को डायरेक्ट छेड़ेगा, अमेरिका के बेसिस को टारगेट करेगा, क्या करेगा ईरान? और उसके बाद फिर वही सवाल है कि 32 देश, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट भी होने जा रहा है? क्या जो बड़े बड़े प्रमुख देश हैं क्या उनका इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है? राजीव, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर इसी को अब मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊं, यूक्रेन और रशिया की जंग, यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो, पूरा अमेरिका खड़ा रहा और अभी भी खड़ा है।
और अमेरिका ने बीच में डील करने की चेष्टा करी और बीच में ये भी बोला कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो नेटो के देश हैं वो सारे के सारे यूक्रेन के पीछे खड़े हो गए। अभी उस समय जब ये नेटो अमेरिका इकट्ठे होकर यूक्रेन की मदद कर रहे थे, रूस के साथ कौन खड़ा था? चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो अगर उस समय रूस के पीछे चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया खड़ा था, तो आप ये मान के चलें आज के दिन ईरान के पीछे रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है। और अभी अगर वो वहाँ पे सारे मिलके यूक्रेन के माध्यम से रूस को नहीं कर पाए कुछ, तो क्या अभी ईरान को क्या कर पाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ईरान एक बड़ा मुल्क है, उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है नुकसान होगा उनका, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता है, जब तक उसकी मिसाइल्स इंटैक्ट हैं, जब तक उसकी वो स्टॉक्स इंटैक्ट हैं, जो ये स्ट्राइक अगर ना कर पाए तो वो जितने आसपास में अमेरिकन बेसिस हैं इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक करता चला जाएगा। और बाद में अभी देखिए, आज नहीं तो कल रूस और चाइना का भी बड़ा स्टेटमेंट आएगा कि ये जो अटैक किया अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। बल्कि पुतिन ने शायद कल की परसों बोला भी था ये कि अमेरिका को उनके न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, इट विल बी क्रॉसिंग अ रेड लाइन। ये पुतिन का एक स्टेटमेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम देखेंगे कि ये जंग कब खत्म होती है। मेरा मानना यह है कि ईरान एकदम हथियार नहीं डालेगा, और वो खास करके अब नहीं डालेगा जब अमेरिका ने साथ दे दिया है इजराइल का। और वो जो नेगोशिएट की बात कर रहा था कि हम 2 हफ्ते के बाद में करेंगे, तो वो ही अगर आपको याद हो, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अमेरिका को जाके रखा, हम बातचीत कर रहे हैं, पीछे आके पर्ल हार्बर ठोक गया वो। तो वही कार्रवाई यहां भी हो रही थी कि 60 दिन की बातचीत, 61 दिन में हमला। अभी मैं सोच रहा हूं, मैं G7 से वापस आ गया हूं, 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा क्या हो गया, और हमला। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सरप्राइज हासिल करने का एक तरीका होता है, एक जरिया है। और ईरान को भी मालूम है कि वो है। और दूसरा स्टेटमेंट, ईरान ने बोला कि हमने अपने सारे न्यूक्लियर सेट्स को सेफ जगह में ट्रांसफर कर दिया था मार्च के महीने में, हमको पता था कि हमला करेंगे। तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैल रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनके जो न्यूक्लियर सेट्स थे, यूरेनियम था, जितनी भी मात्रा में था, कहाँ ले गए वो? किसी सीक्रेट जगह में छुपा दिया, हो सकता ओवरग्राउंड ही हो, जो किसी को पता नहीं। तो कहने का मतलब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है।